जय हिंद। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही एक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को अचानक से हॉस्पिटल से फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। इसके बाद तुरंत फोन कट जाता है। अब घर वालों को यह समझ नहीं आता कि पिछली रात ही हमारी अपनी बेटी से बात हुई है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और हॉस्पिटल से फोन भी आ गया। फिर पिताजी बार बार उस व्यक्ति को फोन घुमाते हैं, मगर वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता। कई बार फोन करने के बाद फोन उठाया जाता है और पिता पूछते हैं कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, आप ये बता दीजिए। जब फाइनली बार बार पूछा जाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसने आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही ये बात माता पिता को पता चलती है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस का सच जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अब क्या है ये पूरा मामला, ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लाल बाजार में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जहां पर एक लड़की अपनी पीजी कर रही थी। पीजी में भी छाती रोग के डिपार्टमेंट में वो अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, दिन रात एक करती और खूब मेहनत करती। अब 8 अगस्त की रात को पीजी कर रही इस ट्रेनी डॉक्टर को उसकी मां का फोन आता है तकरीबन 11 बजे। मां सिर्फ यही बात पूछती है कि बेटा तूने अभी तक खाना खाया या नहीं खाया, जैसे कि अक्सर माताओं को, माता पिता को चिंता लगी रहती है। अब बेटी दूसरी तरफ से जवाब देती है कि मम्मी मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि खाना खाने का टाइम भी नहीं है, मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है, इसलिए मैं अब निकलती हूं। और फौरन फोन कट जाता है। अब मम्मी को भी ये लगता है कि बेटी ठीक है, बस इतना ही बहुत है, उन्हें सेटिस्फेक्शन हो जाती है और इसके बाद ये ट्रेनी डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए चली जाती है। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे मरीजों को देखने के बाद, उनका हालचाल जानने के बाद और उनकी सहायता करने के बाद, उन्हें पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद तकरीबन रात के या यूं कहें कि सुबह के 2 बज जाते हैं। अब ये लेडी डॉक्टर अपने बाकी के जूनियर्स और कोलीग्स से कहती है कि क्या तुमने खाना खाया है, तो वो भी कहते हैं कि हमने अभी तक खाना नहीं खाया। और इसके बाद सभी के सभी खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद ये ट्रेनी डॉक्टर कहती है कि मुझे काफी थकान महसूस हो रही है, मुझे आराम करना है, इसलिए मैं सेमिनार हॉल में जाकर कुछ देर आराम कर रही हूं। तुम सभी खाना खाओ और उसके बाद अपना ध्यान रखना। अब ये महिला डॉक्टर वहां से चली जाती है और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। अब आता है 9 अगस्त सुबह 6 बजे का समय, जब सभी के सभी क्लीनर से लेकर सफाई करने वाले और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो हॉस्पिटल में इधर उधर चीजों को सेट करने में लग जाते हैं, क्योंकि अब नया दिन चढ़ा था। इसी तरह से हॉस्पिटल का स्टाफ अब पहुंच जाता है सेमिनार हॉल में और वहां जाकर जो तस्वीर देखने को मिलती है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहां पर इस ट्रेनी डॉक्टर का शव पड़ा हुआ था, जगह जगह से खून निकल रहा था। अब जो भी व्यक्ति इस डॉक्टर के शव के पास जा रहा है उससे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि शव की वो हालत है कि उसका बुरा ही हाल है। आंखों पर, मुंह पर, प्राइवेट पार्ट में लगातार ब्लीडिंग हो रही है। और दूसरी तरफ जो चेहरा है, जो बायां पैर है, पेट है, गर्दन है, सीधा हाथ है और साथ में रिंग फिंगर और होठ, उन सभी पर जख्मों के निशान हैं। अब एक महिला डॉक्टर का शरीर जो कि अर्धनग्न अवस्था में पड़ा है, खून से लथपथ पड़ा हुआ है, ये देखकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। कुछ ही मिनटों में ये बात सभी डॉक्टरों तक पहुंच जाती है और इसके साथ ही सुबह तकरीबन 10:53 पर घर में पेरेंट्स को फोन किया जाता है 9 अगस्त के दिन। अब सुबह जब पिताजी के पास फोन जाता है, उन्हें कहा जाता है आपकी बेटी बीमार है, फोन रख दिया जाता है। उसके बाद पिताजी बार बार फोन करते हैं और फाइनली जब उनका फोन मिलता है तो उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने दरअसल आत्महत्या कर ली है, जिसे सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे डॉक्टरों को यह बात पता चलती है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अस्पताल के डॉक्टर, आसपास के अस्पतालों के डॉक्टर, जिले के, राज्य के और देश भर में जगह जगह डॉक्टर प्रदर्शन करने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ परिवार भी अस्पताल में पहुंच जाता है और माता पिता अपनी बेटी की अर्धनग्न अवस्था में बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। अर्धनग्न अवस्था में बॉडी को देखना तो शायद एक बात थी, एक सदमा था। वहीं दूसरी तरफ बेटी के शरीर से जो लगातार खून बह रहा था, शरीर के एक एक अंग पर जो जख्म दिए गए थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी पिघल जाएगा। इस लड़की की मौत के बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए। लोगों ने मांग की कि जो भी हत्यारा है उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ पुलिस का रोल शुरू हो जाता है। पुलिस एक एक एंगल से जांच शुरू कर देती है। पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या भी मान रही थी और किसी व्यक्ति द्वारा की गई हत्या के एंगल को भी नकार नहीं रही थी। अब सच्चाई क्या है इसे पता करने के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और ये एसआईटी फौरन इन्वेस्टिगेशन के काम में, जांच के काम में जुट गई। हॉस्पिटल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और खास तौर पर जो कैमरा इस सेमिनार हॉल के बाहर लगा था उसको एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक घंटे में क्या क्या हुआ वो देखा गया और उसके बाद 5 से 6 संदिग्ध लोगों के नामों को लिख लिया गया, हाईलाइट कर लिया गया। ये लोग लगातार सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहे थे, मगर इनमें से कातिल कौन था यह पता करना एक टेढ़ी खीर थी। मगर एक चीज पुलिस के हाथ लगी थी, वो था ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का माइक्रोफोन पुलिस के हाथ लगा था और पुलिस को पूरा शक था कि ये माइक्रोफोन उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसने ये कत्ल किया हो। अब इसके बाद पुलिस इन सभी 5-6 हाईलाइट किए हुए लोगों को घटनास्थल के पास बुलाती है और उनसे कहती है कि आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को बताए बिना उस माइक्रोफोन का ब्लूटूथ भी ऑन कर दिया जाता है जो कि डेड बॉडी के पास में मिला था और फौरन ये जो ब्लूटूथ है ये कनेक्ट कर जाता है संजय राय नाम के एक शख्स के फोन के साथ। उसके बाद फौरन पुलिस इस व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले इस व्यक्ति के फोन को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उसे चेक किया जाता है तो उसके फोन में कई तरह के पोर्न वीडियोस कथित तौर पर देखने को मिलते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि इस व्यक्ति को सुंदर महिलाएं, सुंदर लड़कियां बहुत पसंद थी, उनके पास जाना बहुत पसंद था और खास तौर पर उसे सुंदर लड़कियों से बातचीत और दोस्ती करना काफी पसंद था। इसके साथ ही वो बॉक्सिंग भी किया करता था और इससे पहले कई शादियां कर चुका था। 1-2 नहीं बल्कि कई शादियां कर चुका था, जिनमें से एक बीवी की तो संदिग्ध अवस्था में मौत भी हो चुकी थी, पर किसी ने उस पर सवाल सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि वो पुलिस में काम करता था। दरअसल ये व्यक्ति पुलिस में सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, पर समाज में उसकी रेपुटेशन ऐसी बनी हुई थी, या यूं कहें कि उसने समाज में अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ था जैसे कि वो एक पुलिस का अधिकारी हो। इसलिए शायद किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी होगी इस व्यक्ति पर उंगली उठाने की जब इसकी बीवी की संदिग्ध मौत हुई। अब पुलिस ने जब इस आरोपी से संजय राय से पूछताछ की तो कई बातें निकलकर सामने आई और इसके साथ ही जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि पहले इस व्यक्ति ने इस लड़की को मारा, पीटा और इस लड़की की आवाज बाहर सेमिनार हॉल से बाहर नहीं गई, क्योंकि आजकल जितने भी सेमिनार हॉल बनते हैं उन्हें एक्वास्टिक बनाया जाता है, यानी कि वहां की आवाज बाहर ना जाए। कुछ इस प्रकार से सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं। इसी प्रकार का ये भी हॉल था। इसी क्रम में ये लड़की चीखती रही, पुकारती रही, अपनी मदद के लिए आवाज लगाती रही, पर किसी को इसकी आवाज सुनाई नहीं दी और इस आरोपी ने पहले ट्रेनी डॉक्टर को मारा, उसका गला घोटा, उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उसका बलात्कार किया। एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने इस हीनियस क्राइम, इस क्रूरता भरे अपराध के लिए एफआईआर रजिस्टर की भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103 के तहत। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 की अगर बात करें तो इसके तहत बलात्कार की सजा दी जाती है, जिसमें मिनिमम जो सजा है वो 10 साल की दी जाती है और इसे लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मिनिमम 10 साल और अधिकतम सजा जो है वो आजीवन कारावास की हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की बात की जाए तो इसमें हत्या के लिए सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और उस पर बीएनएस की धारा 103 लगी है तो उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ में जुर्माना भी होता है। अब कुल मिलाकर इस महिला डॉक्टर की हत्या के बाद
जगह जगह प्रदर्शन तो हुए, पर एक सीख जरूर मिली कि कोई भी महिला है जो प्रोफेशनल है और खास तौर पर जो नाइट शिफ्ट में काम करती है, कभी भी बेपरवाह होकर कहीं भी ना जाए। अपना ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास किसी जान पहचान वाले बहुत ही करीबी व्यक्ति से संपर्क लगातार बनाए रखें। अपने परिवार से संपर्क लगातार बनाए रखें। और दूसरा मैसेज जाता है उन हत्यारों को, उन अपराध करने वाले लोगों को जो ये समझते हैं कि वो अपना क्राइम तो कर देंगे पर उन्हें कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा। उनकी ये समझ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ना एक दिन कानून के हाथ अपराधियों तक जरूर पहुंच जाते हैं, जैसा इस केस में भी हुआ है। जय हिंद।